हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। पंचायत राज पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको ये पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप वो वीडियो देखिए पार्ट 1 का, उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी भी है, ठीक है, इसलिए इसके 2 पार्ट हमें बनाना पड़े। तो चलो पार्ट 2 हम अभी इस वीडियो में देखते हैं। पंचायत राज के साइलेंट फीचर हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो पंचायत राज सिस्टम में रिजर्वेशन भी दिया गया है फॉर एससी एंड एसटी को। देखिए, एज पर द पॉपुलेशन एच ईच लेवल, जो तीन हमने देखा था, 3 लेवल देखे थे वहाँ पे, एंड ऑल्सो फॉर द चेयरपर्सन को भी रिजर्वेशन है, एंड एज पर द पॉपुलेशन एट ईच लेवल। ठीक है, तो रिजर्वेशन है एससी और एसटी को, और वुमन को भी है। देखिए, 1/3 एट ईच लेवल एंड फॉर चेयरपर्सन, तो वुमन के लिए 1/3 है, एंड चेयरपर्सन के लिए भी इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद देखिए ड्यूरेशन, पंचायत राज का ड्यूरेशन का सिस्टम किस तरह है। 5 ईयर्स का इस लेवल पे, फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ इफ डिजॉल्व अर्लियर, और इफ प्री मेच्योर डिजोल्यूशन न्यू पंचायत रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड एंड नॉट फॉर 5 ईयर्स। तो मैं आपको ये समझाता हूँ किस तरह से ये होता है, प्री मेच्योर डिजोल्यूशन किस तरह से होता है, फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ, मतलब एग्जैक्टली इसके मीनिंग क्या है। तो देखिए, 5 ईयर का इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ इफ डिजॉल्व अर्लियर, तो अर्लियर क्यों डिजॉल्व होंगी, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है, नॉट हैविंग मेजोरिटी, मतलब नॉट हैविंग मेजोरिटी नहीं है तो फिर ये डिजॉल्व हो सकता है। तो ये तो इसके रीजंस हो गए, मगर ये 6 मंथ के बाद अगर डिजॉल्व होता है, या 1 ईयर के बाद अगर ये डिजॉल्व होता है, तो क्या है, कंडीशन क्या है, हम वो समझेंगे। अब देखिए, इसे हम समझते हैं। फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ इफ डिजॉल्व अर्लियर, कंडीशन 1। देखिए, 5 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन है पंचायत राज का, मगर सपोज कीजिए 5 ईयर्स कंप्लीट होने को अभी 6 मंथ ही बाकी है और ये डिजॉल्व हो जाती है। रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है, मतलब मेजोरिटी अगर ये लूज़ कर देते हैं। तो अब देखिए, 6 मंथ इसके लिए बाकी है 5 ईयर्स कंप्लीट होने को। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या फ्रेश इलेक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखिए, ऑलरेडी इन्हें 6 महीने का गैप तो मिल रहा है, तो इस कंडीशन में फ्रेश इलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 6 मंथ के बाद इलेक्शन होंगे और न्यू पार्टी आएंगी। तो अगर 6 महीने बाकी है तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक कंडीशन है। और इसके बाद देखिए, अब कंडीशन 2 हम देखेंगे। एक पार्टी है जो वो 4 साल से रूल कर रही है, मतलब अचानकली कोई रीज़न हो सकता है, मेजोरिटी वो लूज़ कर देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है। तो अब देखिए, 4 साल उन्होंने कंप्लीट कर दिया, अब उनका 1 ईयर ही बाकी था, मगर वो डिज़ोल्व हो गई पार्टी, XYZ पार्टी। ठीक है, तो अब मुझे बोलिए, क्या फ्रेश इलेक्शन लेने की अब ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए, 4 साल कंप्लीट हो गए, 1 ईयर अभी बाकी है, तो इस कंडीशन में विद इन 6 मंथ का गैप है, उसमें हमको इलेक्शन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है कि अगर अगर होते, अगर देखा 5 ईयर से अगर 3 इयर्स भी पूरे हो जाते और 2 इयर्स अभी बाकी रहते और कोई पार्टी डिज़ोल्व हो जाती, तो फिर भी फ्रेश इलेक्शन होता। अब देखिए, हमने कंडीशन तो समझ लिया, अगर 6 मंथ बाकी है तो ज़रूरत नहीं है फ्रेश इलेक्शन की। 2 इयर्स 1 ईयर अगर बाकी है तो फ्रेश इलेक्शन हो जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पार्टी है जो पिछले 2 इयर्स से वो रूल कर रही है, 2 या 3 इयर्स से। ठीक है, अब वो डिज़ोल्व हो जाती है, फ्रेश इलेक्शन होता है और एक न्यू पार्टी आती है। ठीक है, ऑलरेडी इसके 3 इयर्स हो गए, एग्जिस्टिंग पार्टी के 3 इयर्स कंप्लीट हो गए, अभी 2 ईयर बाकी थे, मगर वो नहीं कंप्लीट कर पाई, फ्रेश इलेक्शन होता है, दूसरी पार्टी आती है। क्या वो 2 ईयर ही रूल करेंगी या फिर से कंटिन्यू 5 ईयर्स रूल करेंगी। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। तो देखिए, वही होता है प्री मेच्योर डिजोल्यूशन। ठीक है, न्यू पंचायत रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमेनिंग रिमाइंडर ऑफ द पीरियड एंड नॉट फॉर द 5 ईयर्स। ठीक है, तो
जो भी नई पार्टी आएंगी इलेक्शन करके, तो वो 5 इयर्स नहीं रहेंगी, ठीक है। रिमेनिंग जितना भी टाइम है, ऑलरेडी पहली पार्टी ने 3 इयर्स कंप्लीट कर दिए, 2 इयर्स ही बाकी है, तो वो 2 इयर्स ही न्यू पार्टी रूल करेंगी, 5 इयर्स ये रूल नहीं करती है। वही होता है प्री मेचर डिसोल्यूशन, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट आप पूरे समझ में आ गए हैं। इसके बाद देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके भी कुछ साइलेंट फीचर है। देखिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसे अपॉइंट करते हैं गवर्नर। सर्विस एंड का टेन्योर जो होता है वो भी कौन मॉनिटर करता है, इस किस तरह से होता है, तो ये भी बाय गवर्नर से ही होता है। इसका सर्विस और टेन्योर कितना है, तो ये सब इसको सेलेक्ट कौन करता है, गवर्नर सेलेक्ट करता है। देखिए द सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द preparation of electoral rolls and the conduct of all election to the shall be vested in the state election commission, ठीक है। सब देख रहे स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी करती है, तो यही इसमें बताया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसे अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। उसका सर्विस और टेन्योर जो होता है ने, तो वो भी बाय गवर्नर से ही वो अपॉइंट होता है, ठीक है। इस तरह से इसको कौन मॉनिटर करता है, गवर्नर मॉनिटर करता है। इसके बाद देखिए डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। तो हम देखें बहुत सारे केस में 25 इयर्स कंप्लेंट लगते हैं, किसी तरह के इलेक्शन में खड़े रहना है, तो यहाँ इस तरह का नहीं है। नो पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाई ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज इफ़ ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 21 इयर्स, ठीक है। अगर उसके 21 इयर्स कंप्लीट है तो इस इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। फर्दर ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन शैल बी रिफर टू सच अथॉरिटी एट द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा रोल होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। यही डिसाइड करता है किस तरह इसकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये बेसिक था, 25 इयर्स अगर नहीं भी कंप्लीट है तो उसे डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वही इसमें बताया गया है। देखिए इसमें मेन रोल जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर का होता है, यही इसको रिमोट करता है कि ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट है, तो इसका रिमूवल देखिए, तो एज जज ऑफ हाई कोर्ट सेम उसके जैसी प्रोसेस होती है यहाँ पे रिमूवल की। और एक पॉइंट है देखिए, द स्टेट लेजिस्लेचर में टेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू द पंचायत राज। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर देखिए इसको भी प्रोविजन बनाने के राइट्स हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस टू द पंचायत राज। तो यहाँ पे देखिए इसको भी पावर दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर को। ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स है, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए पंचायत राज से रिलेटेड। जैसे कि देखिए व्हाट पावर विल द पंचायत राज रिसीव एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल टेक। तो जो भी उनको क्या पावर्स मिलेंगे, पावर्स रिसीव करेंगे या फिर कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे, उनके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो कौन से पूरे करेंगे, ये किस लिस्ट में बताया गया है। दे विल टेक इट लिस्ट इज गिवन इन 11th शेड्यूल, ठीक है। हमें याद रखना है ये जो है 11th शेड्यूल में बताया गया है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए इन दिस लिस्ट 29 वर्किंग एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर द टास्क ऑफ पंचायत, ठीक है। तो इसमें 29 वर्किंग एरियाज है, ठीक है, उसके अंदर हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर द टास्क ऑफ पंचायत। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो 11 शेड्यूल और 29 वर्किंग एरियाज इसके अंदर है, जो कि हमें बताता है कि कौन से व्हाट पावर विल पंचायत राज रिसीव एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल टेक। सब इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है 11 शेड्यूल में, जिसके अंदर 29 वर्किंग एरियाज है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस पार्ट इज इंटाइटल एट द पंचायत, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ। तो ये सारे पॉइंट्स है रिलेटेड टू पंचायत राज। हमको ये बेसिक भी इसका पता होना चाहिए, एग्जाम में घुमा फिरा कर आपको इस पर क्वेश्चन आते ही है। इसके बाद देखिए कुछ कंपलसरी प्रोविजंस है, इसकी लिस्ट भी इसमें बताई गई है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो
अब जब पंचायत राज इसका विकिपीडिया कर लीजिए, इस तरह के आपको बहुत सारे कंपलसरी प्रोविजंस उसके अंदर वो पूरी इन्फॉर्मेशन होंगी। अगर आप वहाँ से प्रॉपर इसको रीड करते हो तो आपकी नॉलेज और भी ग्रोथ हो जाएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एट लीस्ट आपके 21 ईयर्स टू बी द मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। अगर आप 25 ईयर्स के नहीं है तो भी चलेगा, एट लीस्ट 21 ईयर्स तो आपके होने ही चाहिए। अगर आपको इलेक्शन लड़ते हैं पंचायत राज का तो आप एलिजिबल है इसके इलेक्शन लड़ने के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन पंचायत, ये भी है इसके अंदर। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि SC और ST को इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 फॉर वुमेन इन पंचायत, ऑलरेडी हमने ये भी स्टडी किया है कि 1/3 रिजर्व कंपलसरी प्रोविजन में आता है। ठीक है, तो इतना रिजर्वेशन उनको है ही। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 फॉर वुमेन इन पंचायत। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी कुछ कंपलसरी प्रोविजंस है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। तो एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन होता है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। ठीक है, तो 5 ईयर्स में देखिए इन्होंने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एक होती है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 ईयर्स के बाद वो रिव्यू करती है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। क्या हुआ 5 साल में इसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ चली गई, पंचायत राज की डेवलपमेंट हुआ या कुछ और ही दूसरा इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। इस तरह से फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इशू है या ग्रोथ है या फिर और कुछ भी है तो वो कौन देखता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये कंपलसरी प्रोविजंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। उसके बाद देखिए फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स फॉर पंचायत एट ऑल लेवल्स एंड होल्डिंग फ्रेक इलेक्शन विद इन 6 मंथ इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी पंचायत। ठीक है, वही एक टेन्योर इसका फिक्स किया जाता है 5 ईयर्स का। अगर उससे पहले पंचायत राज डिसॉल्व हो जाती है तो फ्रेश इलेक्शन लिया जाता है विद इन 6 मंथ। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है। तो इस तरह से कंपलसरी इसके प्रोविजंस है। तो देखिए कंपलसरी के बाद है वॉलेंटरी प्रोविजंस। ठीक है, कंपलसरी के बाद जितने भी रह जाते हैं वॉलेंटरी प्रोविजन में आ जाएंगे। जैसे कि देखिए रिप्रेजेंटेशन जो है वो MP को MLA को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, एट डिफरेंट लेवल फॉलिंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके बाद देखिए वॉलेंटरी प्रोविजंस में प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड जो क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, वॉलेंटरी प्रोविजन है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पे पावर ग्रांटिंग की जो बात आती है तो वो वॉलेंटरी प्रोविजन में ही आएगा। इसके बाद देखिए ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत। तो जहाँ भी ग्रांटिंग की बात आती है वो वॉलेंटरी प्रोविजंस में ही आएगा। इसके बाद टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये जितने भी हैं सभी वॉलेंटरी प्रोविजंस में आते हैं। हमने कंपलसरी प्रोविजंस भी देखे, वॉलेंटरी प्रोविजंस भी देखे। ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें कवर किए हैं और पार्ट 1 में भी हमने देखिए बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पंचायत राज से रिलेटेड उसमें कवर कर दिए हैं। ये दोनों वीडियो इनफ है इस टॉपिक की स्टडी के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।